हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस टॉपिक से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप इसको पूरी तरह समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एक होता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इनको फिर इसी सिस्टम पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो आप देखें, सबसे पहले आप देखें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, इक्वेशन कंसीडर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d2। देखें स्टूडेंट्स, ये 3 लीनियर इक्वेशन है और 3 वेरिएबल में है x, y, z। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 लीनियर इक्वेशन है और 3 वेरिएबल में ये गिवन है। इसे ही कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, ax इक्वल टू b। तो अब इसमें a क्या है, x क्या है, b क्या है, वो हम लोग देखेंगे। वेयर a जो है एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है x, y और z, इन तीनों का वेरिएबल को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो a जो हो गया, ये हो गया a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 और c3। यहाँ पर देखें इस सारे वेरिएबल का x एक वेरिएबल है, इसका जो कोफिशिएंट है a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और z का कोफिशिएंट c1। सिमिलरली इसमें x का कोफिशिएंट a2 है, y कोफिशिएंट b2 है, z का कोफिशिएंट c2 है और इसमें x का कोफिशिएंट a3 है, y का b3 है और z का c3 है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स A। और उसके बाद ये x का जो वैल्यू होता है, ये जो हमारा वेरिएबल है 3, इसको लिखते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म है x, y, z। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स x। और b क्या हो गया, तो b जो हो गया हमारा, ये हो गया d1, d2, d3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहां पर a ये मैट्रिक्स है, x ये मैट्रिक्स है और b ये मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हमें 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है और 3 वेरिएबल में गिवन है, तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड और सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स। दोनों सेम ही तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
देखते हैं हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम जो तीन लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग लिखते हैं ax = b। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है, हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 डिटर्मिनेंट a निकालते हैं, फाइंड डिटर्मिनेंट a। अगर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 नहीं है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ax = b। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि ये करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए ax = b है, दोनों तरफ A इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा I, यानी x = A इनवर्स b। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x = A इनवर्स b। यानी जब डिटर्मिनेंट A 0 हो जाएगा तो A इनवर्स 0 नहीं होगा, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद हम लोग A इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हो गया हमारा स्टेप 2 फाइंड A इनवर्स। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया कि हम A इनवर्स को फाइंड करेंगे, और A इनवर्स को फाइंड करेंगे उसके बाद इस फार्मूला का यूज करेंगे, x = A इनवर्स × b, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन को लेके देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ये मेथड है, ये स्टेप है कि कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डिटर्मिनेंट A जब 0 नहीं आया तब ये स्टेप वैलिड होगा। अगर एक केस और हो सकता है तो डिटर्मिनेंट A 0 हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे देखिए, और हम आगे देखते हैं। अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, अब देखें हमारा है ax = b, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब डिटर्मिनेंट A जो है ये 0 हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी दो केस आता है। केस नंबर 1, तो डिटर्मिनेंट A 0 हो जाए तो हम एडजॉइंट A निकालते हैं, फाइंड एडजॉइंट A। और उसके बाद अगर एडजॉइंट A × B, अगर ये 0 नहीं हो, then the system has no solution, then the system of linear equation has no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा केस हम लोग क्या लिए, डिटर्मिनेंट A अगर 0 हो जाए तो इसमें पहला केस क्या हो गया कि हम एडजॉइंट A निकालेंगे, और एडजॉइंट A × B अगर 0 के बराबर नहीं है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे इट इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन, यानी इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है।
अब ये केस नंबर 1 हुआ। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया। अब केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 2। फिर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, फाइंड एडजॉइंट ए, एंड इफ एडजॉइंट A into B is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, अगर एडजॉइंट A into B 0 के बराबर हो गया तो the system is consistent and it has infinitely many solution। System is consistent, system is consistent, system is consistent। ओके स्टूडेंट, तो दूसरा केस हम लोगों ने क्या लिया, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो तो फिर हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर ये भी 0 हो जाए तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और इसको बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो हम कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और जब उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है, कैसे इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ही लिखा जाएगा, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 3 लीनियर इक्वेशन है, 3x + 4y + 2z = 8, 2y - 3z = 3, x - 2y + 6z = -2। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग ax = b के फॉर्म में लिखते हैं। तो वही मैंने लिखा है, द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax = b, जहाँ पर a क्या है, a ये जितने भी वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट है। इसका देखिए x का 3 4 2 3 4 2 2 - 3, इसमें देखिए x, यहाँ पर x नहीं है तो इसका मतलब इसको हम लोग 0 + x 0 × x लिख सकते हैं, इसको 0 × x लिख सकते हैं, दैट इज x का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, y का 2 और z का -3। सिमिलरली इसका x का 1, y का -2 और z का 6। ये हो गया मैट्रिक्स A। और x क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, x होता है x y z, इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। और b जो हमारा होता है ये होता है 8 3 - 2, 8 3 - 2, ये हमारा b हो गया। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग ax = b के फॉर्म में लिखते हैं, पहला स्टेप, और a ये हो गया, b x ये हो गया और b ये हो गया। अब पहला स्टेप हमने कर दिया, दूसरा स्टेप क्या करते थे, हम लोग डिटर्मिनेंट a निकालते थे। तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता है। तो जैसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया, तो 3 लिखा, और ये रो और ये कॉलम जो है बंद कर देते हैं, ये रो और ये कॉलम बंद कर देते हैं, और जो भी बच जाता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6 दैट इज 12, और माइनस और -2 × -3 दैट इज 6, 12 - 6। सिमिलरली 4
4 को करेंगे तो ये और ये क्लोज कर देंगे और 0 × 6 1 माइनस दिस। सिमिलरली 2 को ये करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 2। हमारा वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट का 2। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। दैट इज जो मैट्रिक्स ए है दैट इज नॉन सिंगुलर, और जब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है देन ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। और उसके बाद तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब x इक्वल टू ए इनवर्स बी के मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं, सारा लेक्चर शुरू से अंत तक दिया हुआ है, सारा बेसिक्स कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक इसको पॉज करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या दिखाया था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया था। इसका मतलब ए इज इन्वर्टेबल, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट केस है जिसमें डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होता है, उस केस में हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन इस फार्मूला से निकालते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब इस फार्मूला में देखिए सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना है और बी तो हमें पहले से पता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो पहले एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट ए के लिए हम लोग करते हैं ए का जो डिटर्मिनेंट ए है इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। पहला स्टेप कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जाना है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए जो है इसको हम लोगों ने लिख दिया और इसका कोफैक्टर्स निकालना आपको पता है कैसे कोफैक्टर्स निकाला जाता है। सबसे पहले कोफैक्टर्स C11 कोफैक्टर को लिखने का मेथड है। C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, तो हम कोरस्पॉन्डिंग रो को हम लोग बंद कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को बंद कर लेते हैं और जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जा 18, उसके बाद 2 6 जा 12, यहाँ 12 हो गया और माइनस साइन और -3 × -2 दैट इज 6। तो 12 - 6 और ये 6 हो गया। और इसका साइन कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 1 × 1 + 1 ऐड, अगर 1 + 1 2 दैट इज ये इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर इसका साइन हमेशा हम लोग इसमें +1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा। तो इस तरह इसका हम लोग को निकालना है कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रो को हम लोग बंद कर लेते हैं और इस कॉलम को बंद कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास नंबर आता है 6 × 0 दैट इज 0 -1 × -3। ओके स्टूडेंट्स, 1 × -3 तो क्या हो गया, -3 माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3। और इसका साइन क्या लिखते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करते हैं, ये 3 आ गया, यानी ये ऑड नंबर आ गया तो इसका साइन हमेशा माइनस रहेगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -3। स्टूडेंट इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का हम लोग निकालते हैं -2। तो इस तरह सारे एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं और इसको और अच्छी तरह से मैंने बताया है, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आप ढूंढिए, उसमें मैंने बताया, उसको आप ध्यान से देखिए।
तो उसके बाद जो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है, वो जो को फैक्टर्स होते हैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं। ये ट्रांसपोज का साइन है। तो जितने भी हमारे को फैक्टर्स हैं एलिमेंट का, ये C11, C12, C13 सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। और इसका मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो यही हो गया एडजॉइंट ए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल गया। इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? तो इस फार्मूला से हम इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए तो 0 हमारा नहीं है, हमारा वैल्यू 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा। अभी हम लोगों ने देखा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और अभी हम लोगों ने एडजॉइंट निकाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स इस फॉर्मूला से निकालेंगे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए, तो ये हमारा एडजॉइंट ए है। आप देख लें अपने कॉपी में, ये एडजॉइंट ए है और इसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ए यानी हाफ 2 से डिवाइड किया, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जब मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हर एक एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 × 1/2 करेंगे तो 3 होगा, -28 × 1/2 करेंगे तो -14 होगा, और -16 × 1/2 करेंगे तो -8 होगा। सिमिलरली सारे एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा ए इनवर्स है। तो हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा फॉर्मूला है x = a इनवर्स × p। ए इनवर्स हमारा ये हो गया। x को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अब देखें कैसे लिखे हुए हैं, x y z, और ए इनवर्स को हम लोगों ने लिख दिया। देखिए ये इनवर्स को, और हमारा बी मैट्रिक्स जो है वो है दिस 8 3 -2। आप अपने कॉपी में देखें, बिगिनिंग में हमने ax = b जब लिखा है उस समय ने a को लिखा है, b को लिखा है, x को लिखा है, और हमारा काम आसान हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आप जानते हैं, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरा पिछला लेक्चर्स देखें। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 8 24, उसके बाद -14 × 3 42, -8 × -2 दैट इज +16। ये हो गया। फिर सेकेंड रो लेते हैं, फिर कॉलम लेते हैं, -3/2 × 8 12, 8 × 3 24, 9/2 × -2 9 हो गया। ये हो गया। सिमिलरली थर्ड रो लेते हैं, फिर कॉलम लेते हैं, -1 × 8 -8, 5 × 3 15, 3 × -2 -6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये -2 3 1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा x y z का वैल्यू कितना आ गया, इधर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, -2 3 1। जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी x = -2, y = 3 और z = 1। दिस इज द आंसर। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज आप इसको समझें और इसको उसी तरह आप लिखें और सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक आप पॉज करके इसे राइट डाउन करें, फिर मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। जैसा कि आप अलजेब्रा वगैरह में देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रहता है, तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम
इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम को भी पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं है क्या। क्वेश्चन इज ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹7,000 इज डिपॉजिटेड इन 3 different saving bank accounts with annual interest rates of 5%, 8% and 1/2% respectively। यानी क्वेश्चन क्या कहता है, एक टोटल अमाउंट जो है ऑफ 7,000 इज डिपॉजिटेड, 7,000 रुपया हम जमा करते हैं एक बैंक में, है ना। फिर 3 सेविंग अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके। और जो तीनों सेविंग अकाउंट्स है उस पर हमको जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है वो पहले पर 5% मिलता है, पहले सेविंग अकाउंट पर, दूसरे सेविंग अकाउंट पर 8% मिलता है, और तीसरे सेविंग अकाउंट पर 8.5% हमारा मिलता है। क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आते हैं दूसरा पार्ट, द टोटल एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम दीज 3 अकाउंट्स इज 550। ये तीनों अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, तीनों अकाउंट से, उस तीनों अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट का सम है 550 रुपीज़, 550। अब आते हैं, इक्वल अमाउंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन 5% एंड 8% सेविंग अकाउंट्स। यानी 3 तरह के हमारे पास अकाउंट हैं, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2। तो जो अकाउंट नंबर 1 है जिसमें 5% इंटरेस्ट मिलता है, और जो अकाउंट नंबर 2 है जिसमें 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, दोनों में हम इक्वल अमाउंट यानी इक्वल पैसा जमा करते हैं। यानी जिस पहले सेविंग अकाउंट में जितना पैसा जमा करते हैं, दूसरे में भी हम उतना ही पैसा जमा करते हैं। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच ऑफ द 3 अकाउंट्स विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन कहता है कि जो तीनों अकाउंट है, हमारा सेविंग अकाउंट है, उसमें हम कितना पैसा जमा करते हैं। तीनों में अलग अलग हमको बताइए कि पहले सेविंग अकाउंट में कितना जमा करते हैं, दूसरे सेविंग अकाउंट में कितना जमा करते हैं, और तीसरे सेविंग अकाउंट में हम कितना पैसा जमा करते हैं, ये हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये बताना कैसे है कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, यानी इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैट्रिसेस के हेल्प से ही इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या लिखा, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट द रेट्स ऑफ 5% इज ₹X। यानी 5% का जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, जो अमाउंट हमने जमा किया, उसको हम X मान लेते हैं। जिस सेविंग अकाउंट में 8% इंटरेस्ट मिलता है उसमें हमने माना कि Y रुपीज़ जमा करते हैं, और जिसमें हमें 8.5% इंटरेस्ट मिलता है उसमें हमने माना कि हम Z रुपीज़ जमा करते हैं। यानी पहले सेविंग अकाउंट में X रुपीज़, दूसरे में Y रुपीज़, और तीसरे में हम Z रुपीज़ जमा करते हैं, ऐसा हमने मान लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो तीनों सेविंग अकाउंट में जो पैसा आप जमा करते हैं, तीनों का सम है 7,000 रुपीज़। शुरू में ही है, द टोटल अमाउंट ऑफ ₹7,000 इज डिपॉजिटेड इन 3 डिफरेंट सेविंग अकाउंट। तो इसका मतलब तीनों का सम कितना हो जाएगा, 7,000, X + Y + Z इज 7। इसको इक्वेशन 1 माना। दूसरा हमारा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा कि 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसमें हम X रुपीज़ जमा करते हैं। तो X का 5% ऑफ X निकाल लेंगे, प्लस 8% ऑफ Y निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और 8.5% ऑफ Z निकाल के, तो तीनों को ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 550 रुपीज़। तो ये तीनों सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का सम है, और ये हो गया 550 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स,
तो तब तक आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें, फिर हम आगे बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया, दूसरा इक्वेशन हमारा आया था, उस इक्वेशन से हमें क्या आ जाएगा 5x/100 प्लस 8y/100 प्लस 17z/, 2 इंटू 100। जब 8 इंटू 1/2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17/2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 550। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 16y प्लस 17z इक्वल टू 11/40। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। अब थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा? थर्ड इक्वेशन में बताया गया है कि जो फर्स्ट टाइप का सेविंग अकाउंट है, जो सेकेंड टाइप का सेविंग अकाउंट है, दोनों में इक्वल अमाउंट डिपॉजिट किया गया है, यानी x इक्वल टू y, इसको x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आया। तीनों इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर मैंने लिख दिया, तीनों इक्वेशन को एक साथ। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7000, 10x 16y 17z 11/40, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो आप देखिए, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था वो वर्ड प्रॉब्लम अब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं अभी बता चुका हूँ। ये अब फिर जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह का ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर a इस सारे जो वेरिएबल हैं उनका कोफिशिएंट है वो मैंने लिख दिया, और x y z हो गया, और b जो है वो ये 7000 ये और ये b एक मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया ax इक्वल टू b, वेयर a इज दिस, x इज दिस, b इज दिस। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालते थे। डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये आएगा 8, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब a जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसलिए a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग a इन्वर्स निकालेंगे, और a इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला को पता ही है, a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि एडजॉइंट a निकालें हम। और एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट a जो निकालते हैं, जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है उसके हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो चलिए उसका कोफैक्टर्स हम निकालते हैं। हर एक का कोफैक्टर मैंने निकाल दिया है, आप इसको अपने खुद से निकालें। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में अगर कमांड करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपका स्पीड तेज होना चाहिए और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसलिए आप इस तरह क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करें। तो आप ये निकाल लेंगे कोफैक्टर, ये सारा कोफैक्टर मैंने निकाल लिया है। और एडजॉइंट a क्या होता है? ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो ये कोफैक्टर को हम लोगों ने लिख दिया है, और इसका फिर हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, यानी ये हमारा हो गया एडजॉइंट a। तो अभी हम इन्वर्स निकाल रहे हैं। इन्वर्स निकालने में पहला स्टेप है हमें कि एडजॉइंट a निकालेंगे। तो तब तक आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बताते हैं कैसे इन्वर्स निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने एडजॉइंट a निकाला। अब a इन्वर्स निकालेंगे। a इन्वर्स कैसे निकालेंगे? a इन्वर्स इस फॉर्मूला से निकालेंगे, a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो ये 1/8, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 8 है, तो इसको हम लोग 1/8 लिख सकते हैं, इनटू ये एडजॉइंट a हमारा आया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया a इन्वर्स। अब हम a इन्वर्स निकाल लिए, तो इसका मतलब अब इसको हम सॉल्व करेंगे। a इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो x इक्वल टू a इन्वर्स b, इस फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x को हम लोगों ने लिख दिया x y z, और a इन्वर्स को हम लोगों ने ये लिख दिया, और ये हमारा b मैट्रिक्स है। इसको आप देख लेंगे,
बिगिनिंग में मैंने लिखा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बता दिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। और ये 1/8 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1125 1125 4750। यानी XYZ जो मैट्रिक्स है वो इक्वल टू होगा 1125 125 4750 इस मैट्रिक्स के। और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 1125, y इज इक्वल टू 1125 और z इक्वल टू 4750। यानी जो पहला अकाउंट था उसमें 1125 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ था, दूसरा अकाउंट था उसमें 1125 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ था और तीसरा अकाउंट जो था उसमें 4750 रुपीज़ जो है वो हमारा डिपॉजिट हुआ था। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आप देखेंगे 7000 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखे, दोनों डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और आपने देखा कि दोनों को मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का ये चैप्टर आज समाप्त होता है। इसमें हमने सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़े और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, खास करके वैसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया और आज इसको मैंने समाप्त किया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स, फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।